नमस्ते एंड वेलकम टू मुकेश कुमार जी के ऑनलाइन क्लास ऑन यूट्यूब। दोस्तों, यह सेशन संगम काल से संबंधित है। इस सेशन में 20 महत्वपूर्ण जी के प्रश्न व्याख्यान सहित बताऊंगा जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है गो सेनगुट्टवन। इन्होंने ही पत्नी पूजा प्रारंभ किए थे। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। चेरों का एक महान राजा सेनगुट्टवन थे, जिन्हें लाल चेर या अच्छे चेर कहा जाता था। सेनगुट्टवन ने चेर राज्य में पत्नी पूजा प्रारंभ की। इसे कन्नगी पूजा भी कहा जाता है। वह दक्षिण भारत से चीन में दूत भेजने वाला प्रथम भारतीय राजा थे। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है को जैन धर्म से। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जीवक चिंतामणि यह एक तमिल महाकाव्य है। यह जैन मुनि तिरुतकदेवर द्वारा रचित जैन धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य में 5 प्रसिद्ध ग्रंथों में गिना जाता है। 13 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ में कुल 3145 पद है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, तमिल भाषा में शिल्पादिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है गो हिंदू धर्म से। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। शिल्पादिकारम इलांगो आदिल द्वारा और मणिमेखलई शीतले सतनार द्वारा लिखे गए एक महाकाव्य है। इन महाकाव्य द्वारा तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इस महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासक सेनगुट्टवन के भाई इलांगो आदिल ने लगभग ईसा की 2री-3री शताब्दी में की थी। शिल्पादिकारम की संपूर्ण कथा नुपुर के चारों ओर घूमती है। इस महाकाव्य के नायक और नायिका कोवलन और कन्नगी है। यह महाकाव्य पुहार कांडम, मदुरै कांडम और वज्जी कांडम 3 भागों में विभाजित है। इन तीनों भागों में क्रमशः चोल, पांड्य और चेर राज्यों का वर्णन है। महाकाव्य में कवि ने तत्कालीन तमिल समाज का सजीव चित्र प्रस्तुत करने के साथ साथ समाज में प्रचलित नृत्यों, व्यवसाय आदि का भी परिचय दिया है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है गो तोल्काप्पियम। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तोल्काप्पियम व्याकरण से संबंधित एक रचना है जो संगम युगीन रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तोल्काप्पियम के लेखक तोल्काप्पियर है। यह द्वितीय संगम काल का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन को कदम्ब। कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था। चेर का हुआ था, पांड्य का हुआ था, चोल का हुआ था। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। संगम कालीन साहित्य में चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का उल्लेख मिलता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है खो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए विख्यात था। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। संगम युग में उरेयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, जिनसे सूती वस्त्र बनाई जाती थी। चोलों की राजधानी उरेयूर तिरुचिरापल्ली के पास में थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है,
तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर गो है व्याकरण और काव्य से। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तोल्काप्पियम के लेखक तोल्काप्पियर है। यह द्वितीय संगम काल का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। यह ग्रंथ व्याकरण एवं काव्य से संबंधित है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। धार्मिक कविताओं का संकलन तिरुकुरल किस भाषा में है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख तमिल भाषा में। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पदिने किल्लनकु 18 कविताओं वाला एक आचार मूलक ग्रंथ है। इन 18 कविताओं में महत्वपूर्ण कविता तमिल के महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरल है। इसे तमिल साहित्य का पंचम वेद भी माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है गो पांड्य वंश के। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पांड्यों ने तमिल संगम का संरक्षण किया और संगम कविताओं के संकलन की सुविधा प्रदान की। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में किया। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपाकर रखा था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है को मामूल नार ने। चलिए देखते हैं इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य। मामूल नार नामक तमिल कवि ने नंदों व मौर्यों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपाकर रखा था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है को तोल्काप्पियम। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तोल्काप्पियम के लेखक तोल्काप्पियर है। यह द्वितीय संगम काल का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। यह ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। संगम निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गो विद्वानों से। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। संगम काल संगम साहित्य के नाम पर पड़ा है। संगम साहित्य द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे। संगम से अभिप्राय तमिल कवियों या विद्वानों के संगम या सम्मेलन से है। प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था जिसे मुचंग कहा जाता था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है को पांड्य नरेश ने। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के पांड्य नरेश ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व में लगभग एक अपना दूत भेजा था। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है को तमिल भूमि का बाइबिल। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तमिल के महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरल को तमिल साहित्य का पंचम वेद माना जाता है तथा इसे तमिल का बाइबिल भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है गो शिल्पाधिकारम को। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। शिल्पाधिकारम का लेखक इलांगो आदिल जैन है। प्रोफेसर मेहंडाले ने शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ मणिमेखलाई को। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मणिमेखलाई का लेखक शीतलय सतनार है। यहाँ महंडाले होना चाहिए था। प्रोफेसर महंडाले ने शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड और मणिमेखलाई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा। इन महाकाव्यों द्वारा तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है को कारिकाल ने। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। चोलों की राजधानी उरेयूर तिरुचिरापल्ली के पास थी। बाद में कारिकाल ने कावेरीपट्टनम या पूहर नगर की स्थापना कर उसे राजधानी बनाया। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा कारिकाल थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है को चेर वंश का। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मुजरिस भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर एक खो गया बंदरगाह शहर था जो चेर साम्राज्य और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। किसके संबंध में यह कहावत है जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है को कावेरी डेल्टा क्षेत्र को। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कावेरी डेल्टा क्षेत्र एक उपजाऊ क्षेत्र है। कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित करने हेतु तमिलनाडु सरकार ने एक विशेष कानून बनाने का निर्णय लिया है, जबकि 9 फरवरी 2020 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री A.K. पलानीस्वामी ने कावेरी क्षेत्र को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया। कावेरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में 7 जिले सम्मिलित हैं: तंजावुर, तिरुवरूर, नागापट्टिनम, पुदुकोट्टई, अरियालूर, चित्तरी और करूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गो कोलचे। इसे स्थानीय उच्चारण में कुलचल भी कहा जाता है। यह मालाबार सागर तट पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है घ स्कंद या कार्तिकेय। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मुरुगन या स्कंद या सुब्रमण्य या कार्तिकेय एक हिंदू धर्म के देवता है जो भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र है, जिसे भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में पूजे जाते हैं। तमिलनाडु के 6 सबसे अमीर और व्यस्ततम मंदिर में से 3 इन्हें समर्पित है। तमिल ग्रंथ त्वलकापियम जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है में इन्हें मुरुगन या मुरुक्का कहा गया है।